इसका हाइपरथायरॉयडिज्म का। वैसे तो इसकी कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं दोनों साइड में, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात किसकी कर लेती हूँ, हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर लेती हूँ, जिसमें आपको सबको पता है यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे आपका T3 और T4 हार्मोन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसके फीडबैक में आपका TSH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसी कोई भी कंडीशन है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिसमें ये वाली कंडीशन अराइज होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रेव डिजीज। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ग्रेव डिजीज। तो जो आपकी ग्रेव डिजीज होती है, यहाँ पे जो एक बच्चे ने लिखा भी है एक्सोप्थेलमस के बारे में, ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, देखिए जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, मान लो ये आपकी क्या है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप की होती है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। इसके अंदर आपके फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, और फॉलिकुलर सेल से आपका T3 T4 रिलीज होता है। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो एक ग्रेव डिजीज होती है, ये आपकी एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। क्या होती है, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और जितनी भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, जितने भी टाइप की आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसमें अपनी खुद की ही इम्यूनिटी क्या बना लेती है, अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना लेती है। क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। और यही एंटीबॉडी हमारे शरीर के लिए, अपने इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हार्म बन जाती है। ठीक है, बेसिकली बात इसमें ये चीज होती है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होते हैं, आपके थायराइड के अंदर क्या होते हैं, TSH के रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, आपके थायराइड के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर अगर मान लो आपके ब्रेन से, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम ने, जो आपका क्या होता है, TSI होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, अगर किसी वजह से इसने, ये जो इम्यूनोग्लोबिन है ना, ये आपके ऑटो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, तो अगर इसने, इस TSI ने अगर क्या किया, इस TSH रिसेप्टर को क्या कर दिया, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। और जैसे ये एक्टिवेट होगा, ये TSH रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही जो आपके ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये क्या है आपके, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ये फॉलिकुलर सेल्स एक्टिवेट होंगे, यहाँ से आपका क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, T3 और T4 जो है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग कि ये हमारी कौन सी डिजीज होती है, ये हमारी ग्रेव डिजीज होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिसमें सबको पता है कि अगर आपके T3 T4 हार्मोन अगर इंक्रीज हुए, तो आपका साथ साथ क्या इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे BMR इंक्रीज हो जाएगा। और बेसल मेटाबॉलिक रेट जब भी बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो आपका फैट का मेटाबॉलिज्म है, आपके तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होंगे, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और अगर तीनों का, राधे राधे बेटा, अगर आप तीनों का जो है मेटाबॉलिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, तो उस पर्सन के अंदर, जिसके अंदर ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा है, उसमें हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वेट लॉस होगा। अब मान लो अगर वो कुछ भी खा रहा है और मेटाबॉलिज्म रेट अगर बढ़ा हुआ है, तो वहां पे वो जल्दी जल्दी क्या करना स्टार्ट कर देगा, उसको जो है वहां पे मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट का या उस इंसान का वेट तो लॉस हो जाएगा, लेकिन उसको भूख बार बार लगेगी। ठीक है, तो बहुत सारे, गुड इवनिंग बेटा शिवानी, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं मेरे साथ, एक बार बता दो कि यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, बाकी हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड आपके जितने भी साइन एंड सिम्टम है, वो इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम होते हैं, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखिए साइन एंड सिम्टम की यहाँ पे बात करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे दोनों डिजीज हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी, हाइपरथायरॉयडिज्म की। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म में आप अगर इसको भी नहीं अगर देख रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है अपने माइंड में भी सोच सकते हो कि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटो, हाँ बिल्कुल, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हैशिमोटो डिजीज आती है, जिसको आप हैशिमोटो थायरोइडाइटिस बोलते हो। और जो आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज होती है, जिसमें आपकी ग्रेव डिजीज आती है। और ग्रेव डिजीज का ही आपका एक क्या होता है, सिम्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग आई हो जाना, और उसी को हम बोलते हैं एक्सोप्थैलेमस। क्या बोलते हैं, एक्सोप्थैलेमस। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, तो उसकी वजह से टिश्यू की ग्रोथ भी ज्यादा होती है, और उसकी वजह से जो आपकी आईज के पीछे की तरफ क्या होता है, जब हाइपरट्रॉफी होती है उन टिश्यूज की, तो वहां पे क्या हो जाता है, आईज का जो है बाहर की तरफ प्रोट्रूजन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थैलेमस। तो जो ग्रेव डिजीज है, एक्सोप्थैलेमस है, ये आपका सिम्टम होता है किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। हाँ, गुड इवनिंग बेटा सृष्टि, गुड इवनिंग भवानी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब देखो सिम्पटम्स जो है आपको कैसे याद रखने हैं। बीएमआर बढ़ा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हीट जो है इनटॉलरेंस हो जाएगी, मतलब बॉडी में इतनी हीट, क्योंकि देखो एटीपी बार बार मेटाबॉलिज्म होगा, बार बार एटीपी का प्रोडक्शन होगा, बार बार एटीपी का प्रोडक्शन होगा तो बार बार वहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेशन होगी। तो पेशेंट जो है हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होगा वो हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके बाल हैं वो बिल्कुल पतले हो जाएंगे, स्किन के जो है स्किन कैसी हो जाएगी, बिल्कुल थिन स्किन हो जाएगी वहाँ पे। तो ये सारे के सारे, और यहाँ पे कैटेकोलेमाइंस के जो है लेवल बढ़ जाता है। मतलब कैटेकोलेमाइंस कौन क्या होते हैं आपके, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। और जब भी आपका एपिनेफ्रिन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे एपिनेफ्रिन इंक्रीज होने के साथ साथ टैकीकार्डिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे जो है पैल्पिटेशन जो है पेशेंट को फील होगी। तो जो भी आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद जो जो सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं वो सारे के सारे साइन एंड सिम्टम आपको किस में देखने के लिए मिलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और बाकी अगर इसकी ड्रग की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जितनी भी आपकी जो ग्रेव डिजीज है इसमें आप मेथिमेजोल देते हो, कार्बिमेजोल देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है आपकी प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है, जिसको आप पीटीयू के नाम से जानते हो। तो ये ड्रग भी यहाँ पे हमारे से पूछ लेते हैं कि बताइए हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है। तो मेथिमेजोल और आपकी कार्बिमेजोल और आपकी जो है प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है पीटीयू इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आप जो है ल्यूगल सॉल्यूशन दे सकते हो जिसमें आप 5% जो आपका आयोडीन होता है आप वो 5% आयोडीन को आप 10% पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स करके देते हो, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। अदरवाइज इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म को, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, भावना ने बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखो जो है पहले हम सिर्फ इस पे ध्यान देंगे कि हमारे सिम्टम्स क्या क्या होंगे हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके जो है फाइन ब्रिटल हेयर लॉस होगा, ठीक है, फाइन ब्रिटल हेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपका एनलार्ज लीवर हो जाएगा, पर्सपिरेशन बढ़ जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है। ये सारे जो साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं ना ये सारे के सारे आपके बीएमआर इंक्रीज होने की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। ये जो आपकी एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो रही है इसको हम डिफ्यूज गोइटर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मैं बताऊंगी कैसे होता है ये। तो यहाँ पे जो है डिफ्यूज गोइटर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी आपकी एपेटाइट बढ़ेगी लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लिबिडो या एमिनोरिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर, हैंड में ट्रेमर्स आएंगे, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया होगा और एक्सेसिव प्रोडक्शन जो आपको पता है यहाँ पे इरिटेबिलिटी होगी, हाई ब्लड शुगर लेवल आएगा और यहाँ पे इंटॉलरेंस टू हीट हो जाएगा, लो सीरम कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम है किसके, आपके हाइपर थायरॉयडिज्म के, ठीक है। क्या है, हाइपर थायरॉयडिज्म के ये सारे के सारे क्या है आपके साइन एंड सिम्टम है। अब मैं एक चीज आपको बता देती हूँ हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको आप क्या बोलते हो जिसको आप बोलते हो डिफ्यूज गोइटर। क्या बोलते हो, डिफ्यूज गोइटर। अब ये जो डिफ्यूज गोइटर है ये देखो कैसे होता है, जैसे ही आपकी क्या होती है, जैसे ही आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे ले लेते हैं ये। अब देखो ये जो आपकी ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, मैंने बोला इसमें क्या होता है, यहाँ पे पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं। ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स है जब इनका एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा, जब इनका एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा तो ये फॉलिकल्स आपके क्या हो जाते हैं, ये फॉलिकल्स आपके बाहर की तरफ यानी कि और ज़्यादा फैलने लग जाते हैं। और जैसे ये फॉलिकल की ग्रोथ होगी, स्टिमुलेट होगी और ये एक्स्ट्रा जो है आपके अपनी जगह से निकल जाएंगे तो ये जो ये फैल रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज गोइटर। मतलब जितना ज़्यादा T3 T4 ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपकी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी, एनलार्ज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी थायराइड ग्लैंड, एनलार्ज्ड हो जाएगी। और इस एनलार्ज थायराइड ग्लैंड को हम बोलते हैं डिफ्यूज गोइटर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिफ्यूज गोइटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, भवानी ने जो है बहुत अच्छा आंसर दिया है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट इंटॉलरेंस होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में बीएमआर कम होने की वजह से हीट जो है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे ठंड ज़्यादा लगती है हाइपो में क्योंकि बीएमआर कम हो गया, हाइपर में बीएमआर ज़्यादा बढ़ने की वजह से हीट इंटॉलरेंस हो जाता है। ये दोनों सिम्टम्स जो है यहाँ पे, हाँ ल्यूगल सॉल्यूशन में पोटेशियम होता है, बिल्कुल ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, 10% पोटेशियम आयोडाइड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे किसके रिगार्डिंग, हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग। इतना जो है यहाँ पे बहुत है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक दूसरी डिजीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कौन सी डिजीज आती है हमारी, दूसरी डिजीज आती है हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जिसमें आपके देखो हाइपो नाम है, तो हाइपो में आपके क्या होंगे, हाइपो में आपके T3 T4 हार्मोन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
एक हमारी बॉडी का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अगर यहाँ पे मैं समझाऊं पहले, इसको समझाने से पहले कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में यहाँ पे जैसे कि मान लो ये हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस ने यहाँ से क्या रिलीज किया, CRH रिलीज किया, ठीक है, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीज किया। ये किसके पास जाएगा, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, वहां से आपका क्या रिलीज कर देगा, वहां से आपका क्या रिलीज करेगा, ACTH रिलीज कर देगा, ठीक है। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन इसने क्या क्या रिलीज किया। अब यहाँ से हमारा जो होगा, सॉरी, TRH रिलीज करेगा, ठीक है। CRH किसके पास जाएगा, आपकी पिट्यूटरी के पास, और वहां से क्या करेगा, वहां से आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है आपका रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका होता है CRH, और देन उसके बाद आपका ACTH, ठीक है। और ACTH आपकी किसके पास जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड के पास जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड से आपका मान लो यहाँ से कोर्टिसोल रिलीज कर दिया। अब कोर्टिसोल रिलीज करता गया करता गया करता गया, लेकिन एक अमाउंट होता है जो हमारा फिक्स अमाउंट होता है। तो जैसे ही ये रिलीज होना ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, तो बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है फीडबैक का, तो वापस से ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलेगा कि इसको कम करो। एड्रेनल कॉर्टेक्स वापस से आपकी पिट्यूटरी को बोलेगा कम करने के लिए, और फिर आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस को बोलेगा इसको कम करो। तो यहाँ से फिर मैसेज जाएगा वापस से ब्रेन से आपकी पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से जाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स में, और एड्रेनल कॉर्टेक्स इसको क्या कर देगा, कोर्टिसोल को कम कर देगा। तो ये चलता है आपका नेगेटिव फीडबैक। क्या चलता है, नेगेटिव फीडबैक। और ये जो नेगेटिव फीडबैक इसलिए जरूरी है ताकि आपके हर हार्मोन का क्या हो सके, बॉडी में बैलेंस हो सके। क्योंकि अगर बॉडी में बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं था आपकी आज की क्लास होगी। हाँ बेटा क्लास है मेरी, क्योंकि कुछ डेथ हो गई थी घर में, तो उसके लिए जो है नहीं ले पाई मैं क्लास, है ना। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे बात की नेगेटिव फीडबैक की, कि जब भी हार्मोन, जैसे कोई भी हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, तो वो क्या करेगा, एक अमाउंट में ही अपना स्टिमुलेशन देगा, ताकि वो जो है प्रॉपर, क्योंकि देखो ये हार्मोन अगर मान लो कोर्टिसोल हार्मोन है, इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, ठीक है। और भी काम होते हैं, लेकिन मान लो ये टारगेट सेल पे जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, लेकिन हमें इतना ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाना है कि जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए। तो इसको रोकने के लिए ये फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे जो भी किसी भी ग्लैंड में अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है या हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, तो वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पे हुई है। तो अगर मैं किसकी बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और डिजीज होती है हमारी, कौन सी है, हमारी हैशिमोटो डिजीज। कौन सी डिजीज है हमारी, हैशिमोटो डिजीज। तो ये जो आपकी हैशिमोटो डिजीज होती है, ये किसका क्या होती है, ये होता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे कॉमन कारण होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का। और इसमें आपको सबको पता है कि यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, T3 T4 हार्मोन कम हो जाएंगे, लेकिन बैलेंस करने के लिए TSH जो है वहाँ पे आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। ये चीज़ आपको पता है। और जैसे ही T3 T4 हार्मोन कम हुए, तो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपकी हैशिमोटो डिजीज भी आपकी क्या है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। लेकिन इस ऑटो इम्यून डिजीज में आपकी एक चीज जो है, जो सबसे कॉमन मिलती है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको एंटी TPO मिलेगा। क्या मिलेगा, एंटी TPO मिलेगा, ठीक है। एंटी TPO एंटीबॉडी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एंटी थायरोग्लोबिन है ना, दूसरी कौन सी मिलेगी आपकी, एंटी थायरोग्लोबिन, एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी। क्योंकि हमारी जो है मैंने आपको बोला था ना कि जो आपके T3 T4 हार्मोन है, वो आपके थायरोग्लोबिन एक हमारा क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है, जिससे वो बाइंड करता है। मतलब आयोडीन और प्लस आपके जो हार्मोन होते हैं वो बाइंड करते हैं थायरोग्लोबिन से। तो अगर उससे रिलेटेड आपकी एंटीबॉडी आपके प्रेजेंट है, तो आपकी बॉडी खुद की ही एंटीबॉडी, जो आपकी एंटी TPO एंटीबॉडी है, या फिर आपकी जो एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी है, ये अपनी ही फॉलिकुलर सेल्स को, जो थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, मैम यू आर सो गॉर्जियस, ओके ओके थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो है हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी ही एंटीबॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, यहाँ पे क्या करना शुरू कर देगी, वहाँ पे अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही फॉलिकुलर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। और जैसे ही वो फॉलिकुलर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगी, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, जो आपका T3 T4 हार्मोन है वो कम हो जाएगा, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में आपका TSH जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है, अगर उल्टा होगा वहां पे, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म के जो साइन एंड सिम्टम थे, उसके अपोजिट में यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही हमारे जो है साइन एंड सिम्टम यहाँ पे आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, देखिए इस इमेज में जो हमने यहाँ पे देखा था,
हमने देखे थे हाइपरथायरॉयडिज्म के, इसमें है हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म के। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आपका बीएमआर कम होने की वजह से यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपका जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो पेशेंट के अंदर या जो भी जिसको भी डिजीज हुई है उसके अंदर आपका बीएमआर कम होते ही टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और भी क्या क्या चीजें यहाँ पे, सेंसिटिविटी कोल्ड है ना, वहां पे किससे सेंसिटिव हो जाएगा, कोल्ड से, चिल से। लो पल्स आएगी क्योंकि बीएमआर कम है। इस कंडीशन में आपका कैटेकोलेमाइन जो आपका एडीआर था वो इंक्रीज हो रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा था, यहाँ पे आपकी पल्स कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कैटेकोलेमाइंस का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। हेयरिंग लॉस हो सकता है, हेयर का लॉस हो सकता है, क्योंकि जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अगर ये बन ही नहीं रहे हैं, इनका कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्यों ग्रोथ होगी किसी भी चीज की। इसलिए यहाँ पे हेयर लॉस यहाँ भी होगा, हेयर लॉस वहां भी होगा, लेकिन वहां पे बाल पतले हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड अनलार्ज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो है वेट गेन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बीएमआर कम हो गया है। अब वो जो थोड़ा सा भी खाएगा तो वो बॉडी को लगेगा ही लगेगा, है ना, बीएमआर कम है तो वहां पे अगर वो थोड़ा सा भी खा रहा है तो वेट गेन ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल में कम आएगी। ड्राई पफी स्किन, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का, ठीक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म का, वेट लॉस तो सॉरी वेट गेन, सेंसिटिविटी, हीट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, इरेक्शन प्रॉब्लम्स, मसल्स पेन और जॉइंट पेन और टिंगलिंग नमनेस, ये सारे के सारे जो है इसके इंपॉर्टेंट जो है। यहाँ पे देखो अभी इमेज नहीं दिख रही होगी, एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे जाके, ताकि आपको जो है यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहाँ पे जो है अब इमेज शायद यहाँ पे दिख रही होगी आपको कि कौन कौन से जो है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमारा कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, अगर जन्म से ही हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हम उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। अगर क्या है यहाँ पे जन्म से ही, ठीक है। अगर बच्चों के अंदर देखिए ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज है आपकी एक्सोप्थैलेमस की, तो इसके अंदर हमारी क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म की जो है ये पिक्चर है, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में अनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, कॉल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई हेयर स्किन। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा है भावना सैनी। कोई बात नहीं, कम बच्चे हो जाएंगे, है ना। किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को मोटिवेट किया था कि मैम आज आपके स्टूडेंट भले ही व्यू जो है ऑनलाइन कम है, लेकिन एक दिन आपके जो है ऑनलाइन बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। और उस मोटिवेशन से जो है मुझे इतना मोटिवेशन मिला है कि मुझे विश्वास है कि एक दिन जो है ज़रूर यहाँ पे बच्चे भी जो है 100, 200, 300 से भी ऊपर होंगे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत करनी है, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना है, आप लोगों को अच्छे से मेरे को पढ़ाना है, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो आपको साइन दिख रहा है एक्सोप्थैलेमस का, जो किसका एग्जाम्पल है, आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने एक बोला है अगर कंजेनाइटल, अगर बचपन से ही, ठीक है, कंजेनाइटल क्या होता है, जन्म से ही, अगर वहां पे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी बच्चे में, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो एक डिजीज होती है बच्चों में जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे के अंदर पहले से, क्योंकि जो आपका T3 T4 हार्मोन है ये सिर्फ आपका बीएमआर को मेंटेन नहीं करता है यहाँ पे, बल्कि सबको पता नहीं है कि मैम इस टाइम क्लास ले रही हैं। हाँ ये मनीष का अच्छा वो है, ठीक है, यस मैम, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच मनीष। तो यहाँ पे जो है अगर क्रिटिनिज्म की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो देखिए जो आपका T3 T4 हार्मोन होता है वो ना ही सिर्फ बीएमआर को मेंटेन करता है, बल्कि आपके जो स्केलेटल, बच्चों का जो स्केलेटल सिस्टम है या जो आईक्यू लेवल है, मेंटल हेल्थ है, उसको भी ये क्या करके रखता है, यानी कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसमें भी ये पूरा योगदान होता है हमारे T3 T4 का। तो अगर किसी बच्चे के अंदर कंजेनाइटली हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वहाँ पे उस बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन मिलेगी, वो बच्चा जो है स्टंटेड मिलेगा और उसके अंदर जो है वहाँ पे वास्टिंग भी मिलेगा। तो वहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन का इशू होगा, स्टंट होगा, वास्टिंग होगा उस बच्चे के अंदर, अगर किसी बच्चे के अंदर क्या है यहाँ पे क्रिटिनिज्म है, ठीक है। तो क्रिटिनिज्म से रिगार्डिंग एक चीज यहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आपका क्या क्या है। एक तो आपका क्या होता है स्टंटिंग, यानी कि वो बच्चा कैसा मिलेगा, स्टंटिंग मिलेगा, या फिर उस बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, वास्टिंग भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो स्टंटिंग होता है ये आपका किसका है, एक्यूट मालन्यूट्रिशन, यानी कि उस बच्चे के अंदर क्या है, वहां पे एक्यूट मालन्यूट्रिशन है। और भी साइन होते हैं क्रिटिनिज्म के, जैसे मैंने बोला मेंटल रिटार्डेड, वो बच्चा कैसा होगा, आपका मेंटल रिटार्डेड बच्चा होगा, ठीक है, यानी कि उसका आईक्यू जो होगा वो सही नहीं होगा अगर जन्म से ही बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी होगा हमारा क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेड। अब ये पूछा जाता है कि बताओ अगर बच्चे के अंदर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है तो हम उसको बोलते हैं स्टंटिंग, और अगर बच्चे के अंदर क्रोनिक है ना, अगर बच्चे के अंदर क्या है,
क्रोनिक माल न्यूट्रिशन अगर हो गया है तो वहां पे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पे वास्टिंग देखने के लिए मिलेगा। और एक जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, स्टंट में हमें सबको पता है कि हाइट कम होती है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि लो हाइट होगी अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। और अगर यहाँ पे वास्टिंग की बोलूं तो वास्टिंग के अंदर लो वेट होता है अकॉर्डिंग टू हाइट। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका स्टंटिंग होता है, हेलो बेटा सोमा यादव, हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच श्रीता बेटा। हाँ, वो मैंने आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, घर में डेथ हो गई थी तो उसकी वजह से मैं नहीं ले पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान ध्यान रखना है कि जो स्टंटिंग होगा उसके अंदर क्या होता है, स्टंट, स्टंट का मतलब होता है हाइट कम हो जाना। तो स्टंटिंग वाले बच्चे के अंदर लो हाइट होती है अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। और जो वास्टिंग होती है, वास्ट में मसल्स का वास्टिंग होती है, मसल्स कम हो जाती है, तो यहाँ पे लो वेट होता है अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, लेकिन इसके बारे में हमारे से ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें करनी है। एक आपको ये चीज याद रखनी है, ये अलग से चीज है, शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, कि जो आपका हाइपोथायराइडिज्म होता है, जो कि आपकी हैशिमोटो डिजीज होती है, उसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स मिलती है जिसको हम बोलते हैं हर्थल सेल्स। क्या बोलते हैं, हर्थल सेल्स, ठीक है। ये जो आपको सेल्स दिख रही है ना, ये वाली जो सेल्स दिख रही है, ये वाली सेल्स और ये वाली सेल्स जो दिख रही है, इनके अंदर जो है आपको स्पेशली इस टाइप की सेल्स मिलती है, हर्थल सेल्स, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपके जो फॉलिकल्स हैं वो एट्रोफाइड हो जाते हैं और यहाँ पे कोई कोलॉइड नहीं होता। तो यहाँ पे हमें ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो मैं इमेज दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पे कौन सी सेल मिलती है, हर्थल सेल्स मिलती हैं। अभी तक किसी एग्जामिनर ने यहाँ से नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि हैशिमोटो के अंदर कौन सी सेल मिलती है, हर्थल सेल्स मिलती है, जिसको हम ऑक्सीफिलिक सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, ऑक्सीफिलिक सेल्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीफिलिक सेल्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए कि हर्थल सेल्स या फिर ऑक्सीफिलिक सेल्स हम किसको बोलते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें किसकी, आपकी हाइपोथायराइडिज्म में आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो रहती है आपकी लीवोथायरोक्सिन। कौन सी रहती है, लीवोथायरोक्सिन, ठीक है। तो ये हम अर्ली मॉर्निंग देते हैं, ओडी डोज होती है इसकी। ये आपको इसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इमेज दिख गई, क्लियर हो गया। नॉर्मल सीरम कैल्शियम वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है ये होता है आपका लगभग 8.5 से 11 तक लगा लो, यानी कि मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूंगी तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से 9 से 11 mg/dl लगा लो। अब ये जो मेंटेन हो रहा है ना आपका ब्लड के अंदर, जो ये मेंटेन हो रहा है सीरम कैल्शियम लेवल, ये आपका पैराथायराइड हार्मोन करता है। कौन करता है, पैराथायराइड हार्मोन करता है, बस इसका काम यही है। बाकी आपको पता है कैल्शियम आपका एक तरह का जो है क्लोटिंग फैक्टर है, 4th क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। और जो है हमारा कैल्शियम जो है हमारा अलग अलग जगह पे काम करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है। एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे भी कैल्शियम ज्यादा होगा ना वहां पे कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे वो ज्यादा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे लेकिन इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन होंगे। इसका काम कैल्शियम का हमारा ये एक काम होता है, ठीक है। और बाकी आपको कैल्शियम के रिगार्डिंग जो है सारी चीजें यहाँ पे पता है कि कैल्शियम हमारा किस चीज में काम करता है। नॉर्मल अगर आरडीए की बात करती हूँ कैल्शियम की, तो आरडीए जो होगा आपका कैल्शियम का डेली का हमारा क्या होता है, एडल्ट का होता है 500 mg, ठीक है। और प्रेग्नेंट वीमेन में होता है आपका 1000 mg/dl। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी रिगार्डिंग है किसके, कैल्शियम के। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बिल्कुल। कैल्सिटोनिन हार्मोन अब जाके आंसर देना स्टार्ट किया है यहाँ पे। जब भी बॉडी में सीरम ब्लड कैल्शियम लेवल आपका कम होता है, हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो उस हाइपोकैल्सीमिया में आपको ये 2 साइन यहाँ, हाँ प्रेगनेंसी में बिल्कुल 1000 mg होता है। तो ये जो 2 साइन है आपके, देखिए यहाँ पे क्या होती है, आपकी फेशियल नर्व होती है। क्या होती है, आपकी फेशियल नर्व होती है। तो अगर जब भी आपका कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, तो जब भी आप ऐसे इंसान को यहाँ पे टैप करोगे, इस वाले जगह पे टैप करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड वाला मुंह कैसे हो जाएगा, इसका ट्विचिंग हो जाएगा। एक तो हो गया ये चॉपस्टिक साइन, ठीक है। क्या है यहाँ पे, चॉपस्टिक साइन। दूसरा है, जब भी हम किसी पेशेंट के अंदर ये बीपी कफ बांधेंगे जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, तो वहां पे जो है यहाँ पे कार्पोपीडल स्पाज्म आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, कार्पोपीडल स्पाज्म, ठीक है। तो हाथ में स्पाज्म आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं कार्पोपीडल स्पाज्म। तो ये दोनों के दोनों जो साइन है आपके, ये किसके साइन है, ये आपके हाइपोकैल्सीमिया के साइन होते हैं, ठीक है। किसके साइन होते हैं, हाइपोकैल्सीमिया के साइन होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला, आप जब थायराइड ग्लैंड, मैंने आपने शायद मेरी पहली क्लास नहीं ली थी, तो जब भी आपके ये थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके
फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, यहाँ से आपका क्या निकलता है, यहाँ से आपका T3 T4 हार्मोन निकलता है, और जो इन्हीं के बीच में आपकी सी शेप की सेल्स होती है जो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करती है। ठीक है, क्या सिक्रीट करती है, कैल्सिटोनिन सिक्रीट। अब कैल्सिट यहाँ पे मैंने तभी आपको बताया था, देखिए 2 डायग्राम है यहाँ पे आपका ब्लड है, ठीक है, और ये आपका बोन है, ये आपका बोन है। तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्सिटोनिन आपका ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन को दे देगा, मतलब बोन से प्यार करता है ये। लेकिन जो आपका पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये इसका काम होता है उल्टा, ये आपका कहाँ से उठाएगा, ये आपका बोन से उठाएगा, और ये आपका किडनी से उठा के कैल्शियम किसको दे देगा, आपके ब्लड को दे देगा। बस इतना सा रेगुलेशन होता है कैल्शियम का, और उसका बाकी अदरवाइज मैग्नीशियम जो होता है वो भी आपका कंट्रोल करता है कैल्शियम को, और आपका फॉस्फोरस भी कुछ अमाउंट में यहाँ पे कैल्शियम का रेगुलेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक टेबल मैं आपको बता देती हूँ, वो टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपसे क्या पूछे यहाँ पे, जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल क्या है, अगर आपसे पूछे कि ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल क्या है, तो ये हमारा अलग अलग लेवल होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई फास्टिंग में आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा, तो फास्टिंग में आपका जो नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल होगा वो कितना होगा, आपका 70 to 110 mg/dl होगा। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि बॉर्डर लाइन पे है, कोई शुगर जो है होने वाली है, या शुगर की मरीज हो सकता है जिसको हम प्री डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं, तो उसकी जो रेंज होती है वो आपकी 110 से लेके 125 mg/dl तक होती है। लेकिन अगर कोई बोले भी डीएम हो गया, तो अगर मोर देन 126 mg/dl से ज़्यादा अगर उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रही है फास्टिंग में, मैं किसकी बात कर रही हूँ, फास्टिंग में। ठीक है, तो फास्टिंग का नॉर्मल ये है, प्री डायबिटिक ये है, और आपका डायबिटिक ये हो जाता है। अब मैं पूछूं कि पोस्ट प्रेंडियल है, 2 घंटे के बाद खाना खा लिया, 2 घंटे के बाद आपका जो शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 140 से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि वो आपका 140 से 140 के बीच में आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है वहां पे, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 140 से 200 के बीच में आ रहा है, तो वो आपका प्री डायबिटिक होगा। अगर वो 200 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वो डायबिटिक वाला पेशेंट है। ठीक है, एक तीसरी चीज़ होती है यहाँ पे पोस्ट प्रेंडियल के बाद जो होता है, जो नॉर्मली हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, रैंडम, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, रैंडम। तो रैंडम के अंदर हमने अगर कभी भी, रैंडम का मतलब होता है कि आप कभी भी आपने खाना वाना खाया, पता नहीं कब खाया था, लेकिन आप ऐसे गए और वहां पे जाके आपने ब्लड शुगर लेवल यहाँ पे चेक करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका 200 से कम आना चाहिए। लेकिन अगर ये 200 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वो पेशेंट किसका है, डायबिटिक मेलाइटस का है। तो ये इस टेबल के हिसाब से आपको नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो पता होना चाहिए। शायद आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा पूछा जाता है, वो हमारा पूछा जाता है, अब देखो मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ इंसुलिन, लेकिन आपको जो है कॉमन जो है यहाँ पे पता होना चाहिए कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है। ठीक है, तो बाद में जब आप लोग रिपीट करोगे क्लास, में एक बार हट जाती हूँ, रिपीट करोगे जब क्लास, तो आप यहाँ पे ध्यान दे देना इसका, कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टाइप ऑफ इंसुलिन, जिसमें आपका रैपिड एक्टिंग आता है। एक तो आपको रैपिड एक्टिंग पता होना चाहिए, लिस्प्रो है कौन सा है, शॉर्ट एक्टिंग आपका रेगुलर इंसुलिन होता है, इंटरमीडिएट आपका एनपीएच होता है, लॉन्ग एक्टिंग आपका ग्लार्जिन होता है, बस यही नाम यहाँ पे याद होना चाहिए, और प्री मिक्स जो होता है वो आपका एनपीएच होता है, जिसके अंदर हमारे अलग अलग होते हैं। बाकी अगर आप ये ऑनसेट और पीक और ये ड्यूरेशन अगर याद रख सकते हो, तो आप ये भी याद रख लेना। ठीक है, और वो अपने टेबल के हिसाब से जो है आप यहाँ पे याद रख लेना। लेकिन रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग का तो आपको पता होना ही चाहिए, और कब कब हमें इसको लेना है, टेकन जस्ट बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर मील। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग देख लेना, ताकि जो है आपको यहाँ पे याद हो जाए। ठीक है, तो ये टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है मैंने सेट किया हुआ है कि कौन सा इंसुलिन जो है आप लोगों के लिए है, जो है कौन सा इंसुलिन कितने पीक पे होता है, कब कब होता है। ठीक है, बाकी इनके एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए। एक्चुअल जो है क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं आपको ये बता देती हूँ। हेलो बेटा रुचि, क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर, कि आपको एक जो है स्टेटमेंट देगा कि इस पेशेंट ने ऐसे ऐसे इस टाइम पे खाना खाया था, और अब उसको जो है इंसुलिन लेना है। ठीक है, उसने उस टाइम पे वो इंसुलिन ले लिया था और उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अगर आप पीक पता होगा ना, किसी भी इंसुलिन की डोज का पीक पता होगा, तो आपको ये पता होगा उसको नेक्स्ट डोज कब देनी है। मतलब एग्जामिनर ये पूछेगा कि आप उस डोज को स्किप करोगे, या फिर आप उस डोज को जो है रिपीट करोगे, या फिर आप उस डोज को नहीं दोगे, या आप उसको दोगे, है ना, ऐसे कुछ वो क्वेश्चन जो है पूछेगा वहां पे। अगर मैं डीएम की बात करती हूँ, डायबिटीज मेलाइटस की बात करती हूँ, तो आपका जो मेलाइटस होता है उसका मतलब होता है पॉलीयूरिया।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉरी, डायबिटीज़ जो होती है आपकी, डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, इसके अंदर आपका क्या होता है, जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जब भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है आपकी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक है तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, और मेटाबॉलिक के साथ साथ आपका क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो ये होता है कि जो आपकी बी सेल, जो आपकी बीटा सेल्स इंसुलिन बना रही थी, है ना, जो आपकी बीटा सेल्स इंसुलिन बना रही थी, या तो ये हो सकता है कि वो जो बीटा सेल है वो इंसुलिन ही ना बनाए, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था हर सेल में क्या होते हैं, यहाँ पे हर सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हर सेल में क्या होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर उस इंसुलिन के रिसेप्टर ये अगर क्या हो जाए, ये खराब हो जाए, मतलब इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन जो है यहाँ आके इन पे अटैच नहीं हो पा रहा है, ये इंसुलिन क्या बोल रहे, ये रिसेप्टर क्या बोल रहे हैं, भाई इंसुलिन मेरे पास तो मत आ, तेरा मेरा व्यवहार खत्म हो गया है, मेरे से बात करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। लोग बहुत जल्दी व्यवहार खत्म कर देते हैं ना छोटी सी बातों पे। तो इसने भी अपना व्यवहार खराब कर लिया, किसके साथ, इंसुलिन के साथ। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो क्या कि एक तो यहाँ पे बीटा सेल्स का बीटा सेल ही मर गए जिसने इंसुलिन को बनाया ही नहीं। ऐसी कंडीशन को, जो ये वाली कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और ये आपकी 30 साल से पहले पहले होती है, ठीक है। और बचपन में भी हो जाती है, ये बचपन में भी हो सकती है, हो सकता है जन्म से ही किसी की बीटा सेल्स जो है बच्चे के अंदर ना बनी हो। और बीटा सेल्स अगर वहां पे नहीं बनी है, ओके, बीटा सेल्स अगर वहां पे नहीं बनी है तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी जो है वो तो होनी ही है, क्योंकि बीटा सेल नहीं है तो इंसुलिन कहाँ से बनेगा। और इंसुलिन का काम हमने अभी अभी देख लिया है कि कितने सारे जो काम होते हैं इंसुलिन के। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बोलूँ, इंसुलिन तो है, इंसुलिन तो चाहता है कि मैं अपना काम करूं, लेकिन जहां पे उसको जाके काम करना है, अगर मान लो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, अब इंसुलिन चाहता है कि यहाँ से ब्लड ग्लूकोज लेवल को उठा के, यहाँ से ग्लूकोज को उठा के मैं इस रिसेप्टर पे डाल दूं, लेकिन ये रिसेप्टर मना कर रहे हैं, तो इसमें इंसुलिन की तो कोई गलती नहीं है। तो इस टाइप की इंसुलिन मतलब इस टाइप की डिजीज को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं, टाइप 2 डीएम डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हमारी इंसुलिन पे डिपेंड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इस वाली जो, ये वाली जो हमारी टाइप 1 होती है, इसमें तो आपको इंसुलिन देना ही देना पड़ेगा, है ना। क्या देना पड़ेगा, देना ही। वहाँ देखो एक बच्चे ने लिखा भी है, आंचल गुप्ता ने, कि जो हमारी इंसुलिन डिपेंडेंट होती है इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर ये होता है। लेकिन अगर हम डेली खाए जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट हमारी ऐसी गंदी हो गई है, बस पड़े पड़े चाउमीन पिज़्ज़ा, है ना, पड़े हैं पिज़्ज़ा चल रहा है, पड़े हैं बर्गर चल रहा है, फिर पड़े पड़े बस खाए जा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, है ना। इतना गंदा लाइफस्टाइल हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से जो हमारे फैटी टिश्यू हैं उनके ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट है वो रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। तो इंसुलिन वहाँ पे कैसे काम करेगा, तो मोटापा बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप की जो डायबिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो ऐसी डायबिटीज़ में तो आपको देना ही देना पड़ेगा इंसुलिन। और ऐसी जो ये वाली जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, इसमें आप दे भी सकते हो और इसमें आप नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम चल सकता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से भी हमारा काम चल सकता है। जैसे कि बहुत फेमस ड्रग है मेटफॉर्मिन के नाम से जो आती है, तो मेटफॉर्मिन देके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम यहाँ पे देके हम इससे काम चला सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका कम करने का तरीका होता है, वो आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना ही पड़ेगा, और आपको डाइट प्रॉपर लेनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो उससे वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं फंक्शन पूछूँ आपसे, बताइए एक जो है जल्दी से आंसर दीजिए कि आपके एडीएच के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एडीएच के फंक्शंस की बात करती हूँ, तो एडीएच आपका क्या करवाता है, जो आपकी डीसीटी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो, मेन बता देती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो आपका एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये जो आपका क्या है, ये है आपकी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इस डीसीटी के ऊपर मेनली काम करता है आपका एडीएच हार्मोन। यहाँ पे जाके ये क्या करता है, यहाँ पे जो वाटर पड़ा है ना, जो पानी पड़ा है, वाटर है, इसकी वापस से ब्लड के अंदर क्या करवा देता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है। क्या करवा देता है, वापस से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है।
वाटर की अगर वापस रीअब्जॉर्प्शन हो गई तो जो यहाँ से यूरिन आना है, यहाँ से जो यूरिन बनना है ना, ये जो यूरिन बनना है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यूरिन कम बनेगा, मतलब यूरिन आउटपुट जो होता है वो कम होगा, क्योंकि इसने क्या किया, जो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट था, वाटर की रिक्वायरमेंट थी, एंटी डायरेटिक हार्मोन, हाँ एंटी डायरेटिक वो हार्मोन जो होता है बेटा, हाँ बिल्कुल एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, क्या करता है ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो यहाँ पे अगर ये आपका जो एडीएच हार्मोन है जिसने क्या करवाया, जिसने आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा दिया और यूरिन आउटपुट को जो है पानी को वेस्ट नहीं होने दिया, इसका मेन फंक्शन ये है। लेकिन अगर यही कम हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन कम हो गया, तो जो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी अब वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ये जो जितना भी पानी आपके किस में था, कलेक्टिंग डक्ट में था, पीसीटी में था, लूप ऑफ हैनले में था, ये सारा का सारा पानी आपका कहाँ आ जाएगा, ये सारा का सारा पानी आपका वेस्ट हो जाएगा, मतलब पानी ही पानी हो जाएगा। और इतना पानी हो जाएगा कि जो आपको ये जो यूरिन आउटपुट बाहर आएगा ना, ये डाइल्यूट यूरिन आएगा। कैसा यूरिन आएगा, डाइल्यूट यूरिन आएगा। देखिए दो टाइप से यहाँ से आपने यूरिन देखा होगा, एक तो होता है आपका वाटर को मेंटेन करता है, बिल्कुल आपने दो टाइप से देखा होगा कि एक तो होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन और एक होता है आपका डाइल्यूट यूरिन, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आएगा तो यानी कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, लेकिन अगर डाइल्यूट यूरिन आ रहा है, जो ये कंडीशन है डीआई की कंडीशन है, डायबिटिक इंसिपिडस की, इसमें आपका इतना डाइल्यूट यूरिन आएगा क्योंकि उसके अंदर आपकी क्या होगी, उसमें आपके जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी और आपकी यूरिन आउटपुट यानी कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम कभी भी सॉल्यूशन, हम भी जब भी हम कोई मान लो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर अगर इक्वल अमाउंट में सोल्यूट है, अगर इक्वल अमाउंट में सोल्यूट है और इक्वल अमाउंट में सोलवेंट है तो प्रॉपर क्या है वहां पे सॉल्यूशन है। लेकिन मैं ये बोल रही हूं कि इस डीआई वाली कंडीशन में क्या हुआ, इस डीआई वाली कंडीशन में सोलवेंट बढ़ गया और सोल्यूट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये अराइज होगी कंडीशन, और जब आप इस यूरिन आउटपुट का टेस्ट करवाओगे तो यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलैलिटी यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम मिलेगी। क्या मिलेगी, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये बताओ ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से बताओ। पॉलीयूरिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया अगर आप पॉलीयूरिया क्या होता है, 2 लीटर से अगर ज़्यादा यूरिन आउटपुट आ रहा है उसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। अगर आपका 400 ml से कम यूरिन आ रहा है उसको हम ओलिगोयूरिया बोलेंगे, और अगर 100 ml से भी कम यूरिन आ रहा है तो उसको हम एनयूरिया बोलते हैं। अब ये बताओ मुझे ऑस्मोलैलिटी क्या होती है और ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, इस बात से आप क्या समझते हो। अगर आप डीआई वाले पेशेंट की यूरिन टेस्ट कराओगे और उसकी ऑस्मोलैलिटी कम मिली तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि ये क्या चीज़ है, ये बताओ मुझे। बिल्कुल डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया भी होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ 1 kg वाटर के अंदर, क्या बोलूँ मैं, 1 kg वाटर के अंदर, 1 किलो पानी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, क्या है, सोल्यूट। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी यूरिन में सिर्फ पानी नहीं होता, आपके यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, आपके यूरिन में अमोनिया होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया वगैरह हो गया, क्रेटिनिन होगा, यूरिक एसिड होगा, सोडियम पोटेशियम, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी थोड़े बहुत अमाउंट में होते हैं, तो वो सारे के सारे सोल्यूट है। ठीक है, तो 1 kg वाटर के अंदर कितने सोल्यूट प्रेजेंट है, ये होती है आपकी ऑस्मोलैलिटी। अगर मैं यही चीज ये बोलूँ कि 1 लीटर पानी में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा पानी है, सोल्यूट कम है, सोलवेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है, तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कम मिलेगी यूरिन की। लेकिन अगर आप दूसरी जगह पे यहीं पे सेम अगर ब्लड की अगर आप ऑस्मोलैरिटी चेक करवाओगे, है ना, बिल्कुल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना, बिल्कुल 400 ml से कम, बिल्कुल ओलिगोयूरिया, सोमा ने बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दिया है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगा। बिल्कुल अगर आप इसी कंडीशन में, डीआई वाली कंडीशन में अगर ब्लड सैंपल लोगे और ब्लड सैंपल में अगर आप टेस्ट करवाओगे तो यहाँ पे उस यूरिन के साथ तो वो सोल्यूट निकले नहीं है, तो वो सोल्यूट कहाँ इकट्ठे हो गए हैं, वो सारे के सारे सोल्यूट आपके ब्लड में चले गए हैं। और अगर वो सोल्यूट आपके ब्लड में चले गए हैं तो वहाँ पे आपको ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी मिलेगी वो ज़्यादा मिलती है। और अगर अगर मैं ब्लड ऑस्मोलैरिटी की बात करती हूँ तो आपके जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है, कितनी होती है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है बताओ, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, ये होती है लगभग 270 से 290, है ना, ये होता है मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो यहाँ पे अगर आप अब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेक करवाओगे डीआई वाले पेशेंट की तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी।
ठीक है। और क्या मिल सकता है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम मिलेगी डीआई वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक दोबारा से समझा दो मैम प्लीज। बेटा आप है ना एक बार एक काम करना, यूट्यूब की क्लास है, आप रिपीट भी देख सकते हो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करूंगी तो उससे टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इसलिए आप प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज आप इसको दोबारा से जो है स्टार्ट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। और अगर अगर आप ये भी बात नहीं समझ रहे हो ना कि ओस्मोलैलिटी क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जिस भी सॉल्यूशन में, ठीक है, जिस भी सॉल्यूशन में जितना माल मसाला ज्यादा होगा ना, उसकी ऑस्मोलैलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो बात याद रह सकती है ना। जैसे अगर आप शरबत बनाते वक्त अगर आपने चीनी और नमक ज्यादा डाल दिया, तो उस पानी की, उस शरबत की ऑस्मोलैलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने चीनी कम रखी और चीनी जो है, नींबू चीनी और सोल्ट है ना, चीनी और सोल्ट अगर कम रखा और पानी ज्यादा रखा, तो उसकी ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी। जितना माल मसाला ज्यादा उतनी ऑस्मोलैलिटी ज्यादा, जितना माल मसाला कम उतनी ऑस्मोलैलिटी कम, ठीक है। समझ में आ गया। तो डीआई वाले पेशेंट में यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कैसी मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन ब्लड की ऑस्मोलैलिटी ज्यादा हो जाएगी। इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हाँ, इसमें हम बहुत अच्छी चीज बताई है, इसमें हम पेशेंट को एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट, या फिर थर्स्ट टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को लगभग हम 8 या 10 घंटे क्या रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। तो हम उसको क्या रखते हैं, उसको बोलते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो अगर उस पेशेंट में 8-10 घंटे आप देखो, आप मत पियो पानी, बिल्कुल भी मत पानी पियो। और जब आप एकदम से यूरिन पास करने जाओगे तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आएगा। जब हमें बहुत टाइम हो जाता है ना यूरिन पास किए हुए और पानी नहीं पीते हैं, तो आपने देखा होगा पीला पीला और गाढ़ा गाढ़ा यूरिन आता है, ठीक है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि जो है वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते गए हमारे यूरिन में, और जब हम उसको पास करने गए तो वहां पे वो कंसंट्रेटेड यूरिन बन के पास हो गया। लेकिन डीआई वाले पेशेंट के अंदर आप चाहे उसको कितना भी उस पे रखो, अगर उसके अंदर एडीएच नहीं होगा तो कितना भी आप उसको होल्ड पे रखो, कितना भी आप उसको जो है टाइम दो, जो है मतलब बिना पानी पिए, तब भी उसका यूरिन डाइल्यूट यूरिन आता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ जाता है कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो चुका है, एडीएच हार्मोन की कमी हो चुकी है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक चीज़ आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, है ना, एक चीज आपसे क्या पूछ सकता है, एक चीज आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपका डीआई है, ठीक है, क्या पूछ सकता है, एक सेकंड, जो ये आपका डीआई है, डायबिटिक इंसिपिडस है, जिसमें हमने क्या बोला, जिसमें हमने बोला एडीएच हार्मोन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो डीआई है आपकी, ये 3 टाइप की डीआई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो होती है आपकी न्यूरोजेनिक डीआई, ठीक है, न्यूरोजेनिक डीआई। एक होती है आपकी नेफ्रोजेनिक डीआई, क्या होती है, नेफ्रोजेनिक डीआई। और एक आपकी डायबिटिक मेलाइटस की भी होती है, लेकिन उतना वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो न्यूरोजेनिक, नेफ्रोजेनिक, और एक आपकी सेंट्रल डीआई भी होती है, क्या होती है, सेंट्रल, एक होती है आपकी सेंट्रल। तो सेंट्रल का एक तो इंपॉर्टेंट सेंट्रल है और एक आपकी इंपॉर्टेंट नेफ्रोजेनिक है। नेफ्रोजेनिक जो डीआई होती है ना आपकी, इसमें आपकी किडनी के अंदर, जैसे मैंने मान लो ये जो मैंने ये वाली जो सेल दिखाई थी आपको, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से मैं एक सेल उठा लूँ, ठीक है, आपके डीसीटी से यहाँ पे एक सेल उठा लूँ, तो इस सेल के ऊपर आपके, इस सेल के ऊपर आपके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने सेल उठाई है डीसीटी से, यहाँ पे मैं बोलूँ ये आपकी जो है डीसीटी की सेल है, और इस डीसीटी सेल के ऊपर हमारे क्या होते हैं, हमारे कुछ क्या होते हैं, हमारे Y2 रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये हमारे यहाँ पे V2 रिसेप्टर सेल्स होते हैं, V2 रिसेप्टर। तो V2 का नाम है, तो V2 यानी कि आपके जो वेजोप्रेसिन है, ठीक है, जो आपका ये वेजोप्रेसिन है ना, इसके लिए ये रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे। और कुछ आपके एक्वापोरिन्स चैनल भी होते हैं यहाँ पे, क्या होते हैं यहाँ पे, एक्वापोरिन्स चैनल भी होते हैं। तो अगर किसी वजह से मान लो ये, या तो ये रिसेप्टर डैमेज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, या तो ये रिसेप्टर डैमेज हो जाए, या फिर जो ये हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल बने हुए हैं जहां से एडीएच काम करता है, या फिर ये एक्वापोरिन चैनल क्या हो जाए, ये डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर ये डैमेज हो जाए। इन दोनों कंडीशन में ही आपका वेजोप्रेसिन हार्मोन आपका काम नहीं करेगा किडनी के ऊपर। तो ये डैमेज किसकी वजह से हो सकता है, एक ड्रग होती है हमारी, कौन सी ड्रग होती है आपकी, लिथियम ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है, लिथियम ड्रग होती है। और अगर ये लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई, मान लो कोई पेशेंट है, लिथियम क्या होती है, मूड स्टेबलाइजर होती है, ठीक है, जिसकी अमाउंट कितनी होती है, 0.6 से, नॉर्मल अमाउंट 0.6 से 1.2 होती है। अगर मोर देन 1.2 हो जाए तो क्या हो जाती है, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर लिथियम की यहाँ पे
नहीं, एएनएम की क्लास नहीं चल रहा है बेटा यहाँ पे सोमा, एएनएम की क्लास नहीं है, ये सीएचओ की क्लास है, ठीक है? हुँ। हाँ, क्लास को ज़रूर शेयर कर देना भई, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, या तो ये एक्वापोरिन चैनल डैमेज हो जाए, जो किसकी वजह से हो सकते हैं, लिथियम की वजह से हो सकते हैं, या फिर जो ये V2 रिसेप्टर है, या जो ये V2 रिसेप्टर है, ये डैमेज हो जाए किसी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डीआई, ठीक है? तो ये एक तरह की डीआई है जिसके बारे में पूछ सकता है। यहाँ पे आप कौन-सी यहाँ पे आपको ड्रग आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। ये जो ड्रग का नाम है, ये है आपका थियाज़ाइड डाययूरेटिक्स। कौन-सी देते हैं हम यहाँ पे? थियाज़ाइड डाययूरेटिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये जो आपकी क्लोरथियाज़ाइड डाययूरेटिक्स होती है, ये इन एक्वापोरिन चैनल को क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है, ठीक है? और बाकी हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक दे सकते हैं, अमाइलोराइड के नाम से आती है, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? बाकी आपकी जो है इंपॉर्टेंट ये है सेंट्रल डीआई, जिसके अंदर आपका क्या होता है, जो आपका हाइपोथैलेमस है, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वहीं से आपका अगर एडीएच ही ना बने, ठीक है? अगर ये एडीएच ना बने, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डीआई। न्यूरोजेनिक डीआई होता है, कई बार सोच-सोच के अगर हमें ऐसा लगता है प्यास नहीं लग रही, पानी ही नहीं पी रहे हैं, तो वो न्यूरोजेनिक डीआई होता है। डायबिटिक मेलाइटस में भी हमारी डीआई होता है। इंपॉर्टेंट आपकी कौन-सी थी? इंपॉर्टेंट आपकी नेफ्रोजेनिक और सेंट्रल डीआई है। यानी कि या तो एडीएच बने ही ना, या फिर ये रिसेप्टर यहाँ पे खराब हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में आपकी क्या होती है, डीआई होती है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट में अगर मान लो सेंट्रल डीआई है, तो आप वहाँ पे क्या दोगे, वहाँ पे आप बाहर से सिंथेटिक, है ना, वहाँ से आप बाहर से क्या दोगे, सिंथेटिक एडीएच दोगे। क्या दोगे वहाँ पे आप बाहर से? सिंथेटिक एडीएच दोगे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ही नहीं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है? सीडी के लिए डेस्मोप्रेसिन ड्रग, बिल्कुल, यस मैम, ठीक है? आपकी जो ये किडनी है, इस किडनी के ऊपर आपकी क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है, ठीक है? तो ये जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ कि जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, जिसको मैंने बताया था कि जो बाहर की कवरिंग होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉर्टेक्स बोलते हो, और ये जो कॉर्टेक्स होती है, इसके अंदर भी अलग-अलग टाइप की सेल्स होती है, और ये अंदर वाला पार्ट होता है आपका मेडुला का। कौन-सा पार्ट होता है? मेडुला का, ठीक है? तो मेडुला के अंदर से हमारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटेकोलेमाइन्स। क्या बोलते हैं? कैटेकोलेमाइन्स। और ये कैटेकोलेमाइन्स हार्मोन आपके 2 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब जो ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, इसका मैंने एक बहुत अच्छे से आंसर वो बताया था कि आपको कैसे याद रखना है, जीएफआर से। किससे याद रखना है? जीएफआर से याद रखना है। और जीएफआर में क्या है? मज़ा है। क्या है? जीएफआर में मज़ा है। इससे आप जो है बहुत आसान से आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, ये आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये आपकी फेसिकुलेटा है, ये आपकी रेटिकुलरिस है। जोना ग्लोमेरुलोसा से आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज़ होता है। फेसिकुलेटा से आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ होता है। रेटिकुलरिस से आपका एंड्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है? तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने की। अब हम आगे जो डिजीज़ पढ़ेंगे, वो हम इन्हीं से रिलेटेड पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बता देती हूँ कि जो ये आपका क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा है, जिससे आपका कौन-सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन-सा हार्मोन? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? इस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होता है? ये हमारा हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। कौन-सा हार्मोन होता है आपका? एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन आपका सोडियम का और पोटेशियम का क्या करवाता है? यहाँ पे सोडियम और वाटर का क्या करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन करवाता है, ये काम है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन में मैंने आपको बोला था, आपका कोर्टिसोल हार्मोन होता है, कोर्टिसोन हार्मोन होता है, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। कौन-सा होता है? कोर्टिकोस्टेरोन। ये तीनों के तीनों हार्मोन आपके कैसे होते हैं? ये तीनों के तीनों हार्मोन आपके स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है, ये आपका मेल के अंदर जो है टेस्टिस पे काम करता है, और फीमेल के अंदर ओवरी पे काम करता है। तो ये आपके क्या होते हैं? एंड्रोजन्स हार्मोन होते हैं, जो कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में वहाँ पे जो है हार्मोन बनाते हैं, ठीक है? अब मेन बात किसकी आती है? मेन बात आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। तो यहाँ पे आपकी एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड आपकी 2 डिजीज़ होती है। क्या होती है? एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड आपकी 2 डिजीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। एक तो डिजीज़ होती है आपकी एडिसन डिजीज़। कौन सी डिजीज़ होती है? एडिसन डिजीज़। एक होती है आपकी कशिंग सिंड्रोम। कौन सी डिजीज़ होती है? कशिंग सिंड्रोम, ठीक है? ये दोनों डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा।
एडिसन डिजीज के अंदर देखिए जितने भी ये हार्मोन है, कॉर्टेक्स के जितने भी ये हार्मोन है, स्पेशली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये इन हार्मोन का यानी कि लगभग सबका, लेकिन मेनली इन दोनों हार्मोन का क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। ये हार्मोन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। लेकिन कशिंग सिंड्रोम में उल्टा होता है, इन हार्मोन का क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एडिसन डिजीज के अंदर आपको सारे के सारे हार्मोन कम मिलेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे अगर एडिसन डिजीज हुई है और एडिसन डिजीज के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन अगर यहाँ पे कम हो गया, तो जो इसका काम था सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी कि वो बॉडी से क्या नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने के लिए मिलेगा। वाटर कम मिलेगा तो डिहाइड्रेशन कम मिलेगा। पोटेशियम उल्टा बढ़ जाएगा, पोटेशियम में हाइपरकैलेमिया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवा रहा था लेकिन पोटेशियम अब एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है। और आपका जो हाइड्रोजन आयन है अगर वो बाहर नहीं गया तो हाइड्रोजन आयन आपका एसिडिक है, और अगर एसिड आपके ब्लड में रहा तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस जो है आपका लंग्स और किडनी दोनों मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जो ब्लड की पीएच होती है ना, वो दोनों के दोनों आपके लंग्स भी मेंटेन करके रखेंगे और आपकी किडनी भी मेंटेन करके रखेगी। साथ में कॉर्टिसोल हार्मोन अगर कम हो जाता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन के, स्टीरॉयड हार्मोन के बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं जो वहां पे नहीं होंगे। साथ में एंड्रोजन इनफर्टिलिटी भी आएगी अगर एंड्रोजन हार्मोन वहां पे कम हो जाएंगे। और अगर उल्टा हो जाए, अगर ये सारे के सारे हार्मोन यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, कशिंग सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा। इतनी सी बात है हमारे किसके रिगार्डिंग, हमारे कॉर्टेक्स के हार्मोन के रिगार्डिंग। बाकी आपका मेडुला है, मेडुला में आपके कैटेकोलेमाइंस होते हैं जिसमें आपका एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन आता है। ठीक है, जिसको हम, अगर ये हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए, मेडुला के, एडेनल मेडुला के हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, तो ये सारी चीज किसके रिगार्डिंग है, हमारे एडेनल कॉर्टेक्स के रिगार्डिंग है। बाकी जो आपकी एडिसन डिजीज है, ये आपकी प्राइमरी एडेनल फेलियर होता है। मतलब जब भी आपका प्राइमरी एडेनल इनसफिशियंसी भी हम इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, एडिसन डिजीज। अब हो सकता है कि एडिसन डिजीज की वजह से वहाँ पे जो है जो हार्मोन है एट्रोफी हुई हो, एडेनल कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो गई हो किसी वजह से, तो वहाँ पे ये सिक्रीशंस क्या हो जाएंगे, हाइपो सिक्रीशंस हो जाएंगे सारे के सारे हॉर्मोन्स का। ठीक है, समझ में आ गया। हर हर महादेव ज्योति बेटा। तो इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन। देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है मैं वो बता देती हूँ आपको, कौन सी चीज़ याद रखनी है आपके एडिसन डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है पोस्टरल हाइपोटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपका जो ये है हाइपोनेट्रीमिया, आपको मेरे को ये एल्डोस्टेरोन का जो है वो है, जब भी आपका हाइपोनेट्रीमिया होता है यानी कि सोडियम आपका जब भी क्या होता है, कम होता है, उसके रिप्लेस में हमेशा कैल्शियम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपरकैल्सीमिया देखने के लिए मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगा, डायरिया वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो मेनली कॉज होता है वो आपका ऑटो इम्यून डिजीज होता है या फिर ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से ये सब देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, सैलाइन सॉल्यूशन दे सकते हैं और हमारे इंजेक्शंस लगते हैं। ठीक है, होम्योपैथिक का हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली हमारा ये है। इमेज अगर क्लियर नहीं है तो एक बार इमेज भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा था एडिसन डिजीज के बारे में जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, बाकी जो है एडिसन डिजीज आपकी क्या होती है, प्राइमरी एडेनल इनसफिशियंसी होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें आपकी एडेनल कॉर्टेक्स फेल हो जाती है प्रोड्यूस करने में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि आपकी जो किडनी है और किडनी के ऊपर जो आपका कॉर्टेक्स है, इस पे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, ACTH हार्मोन एक्ट करता है। तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये हार्मोन कम करेगा वापस से नेगेटिव फीडबैक बोलेगा, और जैसे ही नेगेटिव फीडबैक जाएगा वैसे ही आपका ACTH हार्मोन जो है ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम में मैंने आपको बता दिया, वेट लॉस मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी, स्किन की क्या मिलेगी यहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन की और स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन यहाँ पे मिलेगी। और पेशेंट का पोस्टरल हाइपोटेंशन मिलेगा। पोस्टरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि
पेशेंट जो है लेटा हुआ है, ठीक है? कभी आपने भी देखा होगा कि जो है आप लोग लेटे हुए हो, लेकिन एकदम से आपके फ़ोन की रिंग बजी और फ़ोन था दूर, है ना? तो जैसे ही आप एकदम से सडनली उठते हो, तो आपको चक्कर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे बीपी जो होता है, जो मेंटेन एक यूनिफ़ॉर्मिटी में बीपी मेंटेन था, वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप आउट हो जाता है। एकदम से जो है आपके ब्रेन को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, वो नहीं जाता है, क्योंकि आप क्या हो गए हो, एकदम से वहाँ पे सडन आपने पोस्चर चेंज किया है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्चरल। तो अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, तो भी हमारा यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? पोस्टरल हाइपोटेंशन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या करवा रहा था? सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, जिसकी वजह से अब वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। ना सोडियम है आपकी बॉडी में, ना तो वाटर है। तो सोडियम एंड वाटर नहीं है, तो वहाँ से आपको कैसे बीपी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? तो इसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। ये मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ कशिंग सिंड्रोम की, जिसमें आपका कोर्टिसोल बढ़ते के साथ ही क्या हो जाएगा? वहाँ पे कोर्टिसोल है, स्टीरॉइड है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना? शुगर शुगर लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका राउंड मून फेस हो जाएगा। हिर्सुटिज्म देखने के लिए मिलेगा। मेल के अंदर फीमेल का क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? सेंट्रल ओबेसिटी देखने के लिए मिलेगी। एब्डोमेन के ऊपर ऐसे धारियां जैसे प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, ऐसी धारियां हो जाएंगी, ठीक है? एनलार्ज आपकी बुफेलो हम्प हो जाएगी, जैसे ऐसे जैसे भैंस की होती है ना बुफेलो हम्प। इंसोम्निया हो जाएगा, एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ईजिली ब्रूजिंग हो जाएगा, क्योंकि जब भी शुगर का लेवल बढ़ता है ना, वैसे ही इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम है किसके साइन एंड सिम्टम है आपके हाइपर जो है कोर्टिसोलिज्म भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर कशिंग सिंड्रोम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? समझ आ रही है क्लास? बाकी जो है आपको ये जो है डेफिनेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं इसको? हाइपर कोर्टिसोलिज्म, यानी कि कोर्टिसोल का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है? तो कशिंग सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता रहता है कोर्टिसोल का। मान लो अगर किसी पेशेंट को कोर्टिसोल चल रहा है, स्टीरॉयड चल रहा है, और वो आप स्टीरॉयड देते गए, आपको पता ही नहीं है उन स्टीरॉयड को कब स्टॉप करना था, ठीक है? तो वहां पे जो है आपको ध्यान रखना है कि कोर्टिसोल अगर चला रखा है या स्टीरॉयड अगर चला रखे हैं, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो है अमाउंट हमें देखनी है। ऐसा नहीं है कि उसको कंटिन्यू हम देते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट लगातार एक्सपोजर हो रहा है एक्सेस कोर्टिसोल से, चाहे वो एंडोजीनस हो या चाहे एक्सोजीनस हो, ठीक है? या बॉडी बना रही हो या आप बाहर से दे रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कशिंग सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपका एक्सोजीनस के हैं, एंडोजीनस के, ये आप देख लेना। हार्मोनल चेंजेस में आपको कोर्टिसोल ज्यादा मिलेगा, ACTH यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है? बाकी जो है ये साइन एंड सिम्टम देख लेना बाद में, क्लास के बाद में जब आप रिपीट देखोगे ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है जितने भी यहाँ पे लिखे हुए ना, इनमें से एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है एक बार देख लेना। बाकी मैंने इमेज से आपको जो है यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है?